हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी CSC VLE हैं, आप भी कॉमन सर्विस सेंटर ले चुके हैं और अब आप चाहते हैं कि आपको आधार का कार्य मिल जाए, या आप पुराने VLE हैं और अब आप सोच रहे हैं आपको भी आधार सेंटर मिल जाए। आधार सेंटर कैसे लिया जाता है, क्या क्या आधार सेंटर के लिए आपको सामान चाहिए और लगभग कितना खर्चा आएगा। दोस्तों इन सभी टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, जाकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आधार सेंटर जब आप ओपन करेंगे उसके लिए UCL का एक अपना सॉफ्टवेयर होता है, और वो सॉफ्टवेयर जब आप अपने सिस्टम या लैपटॉप में इंस्टॉल करवाएंगे तो वह लैपटॉप किस तरह का होना चाहिए, क्या उसमें रैम होनी चाहिए, क्या उसकी हार्ड डिस्क होनी चाहिए, क्या उसकी SSD होनी चाहिए, किस टर्म कंडीशन को फुलफिल करके आपको वह लैपटॉप लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई भी रैंडम लैपटॉप खरीद लिया और जब उसमें आधार सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है प्रॉपर वर्क नहीं करता है, सिस्टम हैंग हो जाता है। तो इसमें आपको साफ साफ टर्म कंडीशन में बताया गया है इस स्पेसिफिकेशन के तहत लैपटॉप आधार VLE के पास होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ किस तरह का लैपटॉप आपके पास होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो भी नए VLE या पुराने VLE आधार का कार्य लेना चाहते हैं, आधार का कार्य लेने से पहले आपको एक आधार सुपरवाइजर का एग्जाम देना होता है। आधार सुपरवाइजर एग्जाम जब आप दे देते हैं उसके बाद ही आपको आधार के लिए ऑथराइज किया जाता है। दोस्तों आधार एग्जाम किस तरह दिया जाता है और क्या क्या उसमें क्वेश्चन आते हैं वो आने वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये मैंने चैप्टर तैयार किए हैं, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। आप भी दोस्तों इजिली आधार एग्जाम को पास कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपको एग्जाम देना है और क्या क्या उसमें क्वेश्चंस आएंगे। आपके पास सभी वीडियो की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम पहुंचती रहे, इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करूंगा जो आपको किसी दूसरी वीडियो में नहीं देखने को मिलेगा, और यह इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या वह इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं वीडियो दोस्तों केवल आप ही के लिए ही बनाता हूं ताकि आपको बेहतर जानकारी मिल सके। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, लैपटॉप स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड एज पर UIDAI। लैपटॉप किस तरह का होना चाहिए UIDAI की टर्म कंडीशन के अनुसार आपको बता दिया गया है। अब 1 बाय 1 करके हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, मशीन फॉर्म फैक्टर। लैपटॉप आप ले सकते हैं, लैपटॉप आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है क्योंकि लैपटॉप आप फोल्ड करके अपने घर पर भी ले जा सकते हैं। UIDAI का सॉफ्टवेयर एक सिक्योर सॉफ्टवेयर है जिसको आप इजीली कैरी भी कर सकते हैं। लैपटॉप है तो आप उसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। सिस्टम क्या रहता है, जहां सेटअप कर दिया वहीं पड़ा रहेगा उसी कोने में। एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए, अगर आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी वाईफाई के थ्रू चलाते हैं तो आप उसको कहीं पर भी इधर उधर लैपटॉप को लेके जा सकते हैं। सिस्टम में वायर के थ्रू कनेक्टिविटी आएगी। अब सिस्टम जहां सेटअप कर दिया आप उठाकर लेके नहीं जा सकते। लैपटॉप से आपका बेनिफिट ये रहेगा, कोई कस्टमर आपके सेंटर पे आते हैं, आपका सेंटर थोड़ा हाइट में ऊंचा है, कस्टमर आपके सेंटर पर नहीं चढ़ पाते हैं, तो आप अपना लैपटॉप उठा के कस्टमर के पास जाकर भी फिंगरप्रिंट ले सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप वायर की कनेक्टिविटी पर भी चलता है और वाईफाई की कनेक्टिविटी पे भी चलता है। तो दोस्तों इसमें आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया, और लैपटॉप ज्यादा भारी भी नहीं होता, इजिली आप उसको कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों बाकी आप डेस्कटॉप लेना चाहे वो भी ले सकते हैं, जो आपको बेहतर लगता है आप वो परचेज कीजिए। बाकी मैं यहाँ लैपटॉप के बारे में आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है मॉडल में दोस्तों यहाँ पे बताया गया है फ्रॉम टॉप 5 वेंडर एज पर लेटेस्ट IDC रिपोर्ट। कहने का मतलब दोस्तों ये है, आपको मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो कोई मान लीजिए संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट का रिव्यू करता है, मार्केट में टॉप 5 में बने हुए हैं, ये समझ लीजिए ये टॉप 5 उन्हीं के लिए रेकमेंड कर रहा है जो मार्केट में टॉप 5 बने हुए हैं। अब कौन कौन सी कंपनी टॉप 5 में, अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पे दोस्तों है आपकी HP। आप HP कंपनी का भी लैपटॉप परचेज कर सकते हैं। नंबर 2 पे Lenovo, नंबर 3 पे Dell, नंबर 4 पर Acer, नंबर 5 पे ASUS। इनमें से किसी भी कंपनी का लैपटॉप परचेज कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे CPU। दोस्तों यहाँ पर मैं टेक्निकल डेप्थ कंसेप्ट में बातें नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं लगभग मोटा मोटा आपको बता देता हूँ ताकि आप भी समझ पाए, हाँ भाई इस तरह का लैपटॉप लेना चाहिए। जब आप लैपटॉप लेने जाएंगे तो वहाँ पे दोस्तों आप इंटेल का प्रोसेसर लेना चाहते हैं या AMD का लेना चाहते हैं,
दो कंपनी है। अगर आप इंटेल कंपनी का परचेज करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है मिनिमम i5 9 जनरेशन और हायर। जैसे कि मैं भी इंटेल का i5 8 जनरेशन यूज कर रहा हूँ। 8 जनरेशन भी सबसे बेस्ट है, 9 जनरेशन, 10 जनरेशन, 11 जनरेशन, ये तो समय समय पर अपग्रेडेशन होते रहते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से जो आपको बेहतर लगता है आप वो ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम i5 लेना है, यहाँ पे बताया गया है। हालांकि चाहे तो आप दोस्तों i3 भी लैपटॉप परचेज कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है दोस्तों, आप प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। अब उसमें UCL इंस्टॉल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हो गया तो हो सकता है आपका लैपटॉप हैंग होकर चले, प्रॉपर वर्क ना कर पाए। तो जो टर्म कंडीशन बताई गई है एज पर UIDAI i5 जनरेशन होना चाहिए और 9 जनरेशन और हायर। वो आप अपने बजट के हिसाब से 10 जनरेशन, 11 जनरेशन अपने बजट के हिसाब से परचेज कर सकते हैं। और AMD का प्रोसेस रहता है, तो यहाँ पे बताया गया है सीरीज जो होनी चाहिए आपकी 3000 और उससे हायर होनी चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है 2.3 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर बेस फ्रीक्वेंसी और लेटर। दोस्तों यहाँ पर हम ज्यादा डेप्थ कंसेप्ट में नहीं जाएंगे, आप ये देख लीजिए i5 लैपटॉप होना चाहिए और जनरेशन 9 या उससे अधिक। और उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले, मिनिमम डिस्प्ले जो यहाँ पे बताया गया है आपको कम से कम 14 इंच की डिस्प्ले होनी चाहिए और HD डिस्प्ले, और डिस्प्ले का जो रेशियो होना चाहिए 16:9 होना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया दोस्तों कनेक्टिविटी, आप सिंपली समझिए, हम ज्यादा टेक्निकली डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। लैपटॉप में ब्लूटूथ होना चाहिए, ब्लूटूथ का ऑप्शन, वाईफाई का ऑप्शन होना चाहिए, इससे आपके प्लस पॉइंट रहेगा। वाईफाई तो नॉर्मली दोस्तों आजकल सभी लैपटॉप में होता है। और दोस्तों यहाँ पे इथरनेट, ये दोस्तों क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ। वाईफाई के राउटर से सीधा कनेक्टिविटी वायर के थ्रू आप लैपटॉप में कनेक्ट करके चला सकते हैं। वाईफाई से तो नेट चलता है, साथ ही साथ वायर की कनेक्टिविटी से जब आप कनेक्ट करते हैं तो ये इथरनेट वाला पोर्ट अगर आपके लैपटॉप में होता है तो आप वाईफाई की कनेक्टिविटी से चला सकते हैं। और उसके बाद है दोस्तों मेमोरी, जब आप लैपटॉप परचेज करते हैं तो आपको ये चीज देख लेनी है, मेमोरी जो होनी चाहिए दोस्तों कम से कम 8 GB, और अधिक से अधिक खरीदते हैं तो आप 16 GB तक खरीद सकते हैं, लेकिन मिनिमम तो दोस्तों 8 GB होनी चाहिए। जो रैम होनी चाहिए लैपटॉप के लिए दोस्तों यहाँ पे बताया गया DDR4, आपको लेटेस्ट DDR4 का ही परचेज करना है। और यहाँ पे दोस्तों वेबकैम क्या होता है दोस्तों, एक एक्सटर्नल कैमरा रहता है जो आप कनेक्ट करके कैमरे का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों जब आप खुद ही लैपटॉप परचेज कर रहे हैं तो ऐसे में आपको कैमरा खरीदने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि लैपटॉप में तो इनबिल्ट कैमरा होता ही है फ्रंट पे, तो आपको कैमरा अलग से परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूँ, जो आधार VLE बनना चाहते हैं उनको अलग से कैमरा परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आधार VLE को बायोमेट्रिक चाइल्ड एनरोलमेंट का कार्य नहीं मिलता है। आप अगर वेबकैम परचेज कर लेते हैं तो आपके लिए वेबकैम किसी काम का नहीं है। जैसे यहाँ पे बताया गया बिल्ट इन वेबकैम विद मिनिमम हाई डेफिनेशन 720 पिक्सल नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डेस्कटॉप। अगर आपके पास लैपटॉप है तो अलग से वेबकैम रिक्वायर्ड है नहीं, लेकिन मैं तो ये सजेस्ट करूंगा दोस्तों अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो तब भी वेबकैम परचेज मत कीजिए। अगर आप आधार UCL के लिए वेबकैम परचेज करना चाहते हैं तो आपके लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल कैमरे की आवश्यकता कब पड़ेगी, जब आप बच्चों को फोटो खींचेंगे आधार बनाते समय, या आपके पास बायोमेट्रिक का काम होता है, चलो भाई किसी कस्टमर का फोटो चेंज कर रहे हैं, तब आपको कैमरे की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप कैमरा एक्सटर्नल परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। और उसके बाद है दोस्तों स्टोरेज, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है मिनिमम स्टोरेज 256, ज्यादा से ज्यादा 500 GB, आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं। तो स्टोरेज होनी चाहिए दोस्तों SSD की स्टोरेज होनी चाहिए। आजकल लैपटॉप के अंदर दोस्तों SSD भी आ रही है, जिसको हम फुल फॉर्म में सॉलिड स्टेट ड्राइव भी बोलते हैं। और साथ ही दोस्तों कम से कम HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, आपके लैपटॉप में जो हार्ड डिस्क ड्राइव रहेगी बताया गया है कम से कम 500 GB तो होनी चाहिए। मैं तो आपको रेकमेंड यही करूंगा दोस्तों आप 1 TB की परचेज कर लीजिए, ज्यादा फर्क नहीं रहता। 1 TB की आप परचेज कर लेते तो ज्यादा बेहतर रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर आप अपने लैपटॉप में डालकर वर्क कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं है केवल आप लैपटॉप में आधार UCL ही इंस्टॉल करेंगे, तो आप अलग अलग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपके सिस्टम में ज्यादा स्पेस रहेगा तो आपके सिस्टम में ज्यादा फाइल भी स्टोरेज में रहेगी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया है इनपुट और आउटपुट पोर्ट, यहाँ पे बताया गया है HDMI और 1 VGA। HDMI पोर्ट दोस्तों नॉर्मली लैपटॉप में आपको मिल जाएंगे, और आप कोशिश करें जो लैपटॉप परचेज करें HDMI पोर्ट वाला ही यूज करें। अगर आप अलग से कोई TFT मॉनिटर आप लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं, TFT मॉनिटर क्या होता है, क्या उसका आधार UCL में कार्य रहता है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आपको उस वीडियो मैंने बता दिया था, जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। TFT मॉनिटर में HDMI केबल का पोर्ट रहता
है, तो इजीली आपके लैपटॉप के साथ कनेक्टिविटी कनेक्ट हो जाएगी। VGA दोस्तों, VGA थोड़ा ओल्ड हो गया है आजकल के लैपटॉप में दोस्तों। VGA पोर्ट ना के बराबर में देखने को मिलेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया है 7 USB पोर्ट विद मिनिमम 4 USB पोर्ट ऑन द डिवाइस, मिनिमम 2 USB 3.1। इस पर दोस्तों मैं अभी आगे बात करने वाला हूँ, आपको बताता हूँ ये क्या चीज होती है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। और उसके बाद है बैटरी बैकअप, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है 8 घंटे का बैटरी बैकअप टाइम। और अगर पीसी आपने ले रखा है उसका UPS टाइम कम से कम 30 मिनट का बैटरी बैकअप होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों चिपसेट, ये सब तो दोस्तों लैपटॉप में इनबिल्ट आता है, आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। ग्राफिक कार्ड वगैरह ये सब दोस्तों आपका लैपटॉप में इनबिल्ट रहता है, वो आप देख लेना। आपको 2 GB का ग्राफिक कार्ड चाहिए दोस्तों, जो लैपटॉप में गेमिंग वगैरह खेलते हैं या HD क्वालिटी की वीडियोस वगैरह देखना पसंद करते हैं, तो ग्राफिक कार्ड उनके लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है। अगर आप आधार यूसेल के लिए लैपटॉप ले रहे हैं तो आपको गेमिंग तो खेलनी नहीं है, ना आपको कोई HD में वीडियो प्ले करनी है, तो 2 GB का भी ग्राफिक कार्ड आपके लिए बहुत रहेगा। यहाँ पे बताया कीबोर्ड मिनिमम 84 कीज, अगर आपके लैपटॉप में 84 की भी नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका काम चल जाएगा और आप एक्सटर्नल कीबोर्ड खरीद के भी अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बताया है टच पैड, यानी का मतलब दोस्तों जैसे कि लैपटॉप में एक टच पैड होता है जिसको टच करके आप माउस का कर्सर इधर उधर कर सकते हैं। जैसे कि माउस कर्सर इधर उधर हो रहा है, मैंने कोई एक्सटर्नल इसमें दोस्तों माउस नहीं लगाया हुआ है, लैपटॉप के टच पैड से ही मैं वर्क कर रहा हूँ, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे बताया गया है विंडो 10 64 बिट्स, अभी तो लेटेस्ट में विंडो 11 चल रही है, आप विंडो 11 ले सकते हैं। अगर आपको विंडो 11 पे वर्क प्रॉपर नहीं कर पाते तो आप विंडो 10 यूज कर सकते हैं। तो TPM का फुल फॉर्म होता है ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। दोस्तों सीधे शब्दों में मैं कहूँ TPM क्या चीज है तो आसान भाषा में आपको बताना चाहूंगा। TPM एक तरीके की चिप होती है जो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल रहती है। एक ट्रस्ट रहता है कि भैया इस चिप के माध्यम से जो भी डाटा रहेगा सिक्योर रहेगा। बाकी टेक्निकली हम ज्यादा डेप्थ कंसेप्ट में नहीं जाते हैं। TPM जो होना चाहिए यहाँ पे बताया गया है 2.0 और हायर इंस्टॉल। तो दोस्तों 2.0 से ही काम चल जाएगा। अगर आपका बजट है तो आप हायर भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया एसोसीरीज और उसके बाद है वारंटी कंपनी से 1 साल की मिले, आपको 2 साल की मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आप अपने बजट के हिसाब से जैसा लैपटॉप लेंगे वैसी वारंटी मिलेगी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एंटीवायरस, एक बात दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको एंटीवायरस अपने सिस्टम में नहीं इंस्टॉल करवाना है। आधार का सॉफ्टवेयर एंटीवायरस उसको क्रैक कर देता है। एंटीवायरस को लगता है कोई एक्सटर्नल ये वायरस वाला सॉफ्टवेयर सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया गया है, एंटीवायरस यूसीएल सॉफ्टवेयर को क्रैक कर देता है, हर मशीन को री रजिस्टर कराना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों आपको अलग से एंटीवायरस परचेज नहीं करना है, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। एंटीवायरस रहेगा तो यूसीएल ऑटो क्रैक हो जाता है। मुझे खुद यूसीएल टीम ने यह रेकमेंड किया था एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं करना है। दोस्तों आपको बता देता हूँ USB पोर्ट का, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया भी गया है, इन केस द लैपटॉप हैज लेस देन 6 USB पोर्ट्स, मतलब जहाँ पर आप अपना कीबोर्ड का पोर्ट लगाते हैं, माउस का पोर्ट लगाते हैं, लैपटॉप में तो नॉर्मली 2 पोर्ट रहते हैं, ठीक है दोस्तों। देन ए USB हब विद मल्टीपल USB कनेक्शन, कहने का मतलब दोस्तों ये बताया जा रहा है कम से कम 6 पोर्ट तो होने चाहिए जिसको आप कनेक्ट करके अपना आधार यूसेल का कार्य कंटिन्यू कर सके। अब जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बता भी दिया है कि अगर आपके सिस्टम में या लैपटॉप में कम से कम 6 USB पोर्ट नहीं है तो आपको एक्सटर्नल USB पोर्ट परचेज कर लेना है। आजकल दोस्तों 100 या 150 रुपए का आपको बाजार से USB पोर्ट हब मिल जाएगा, अलग से परचेज करके उसको कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है GPS, आपको अपने लैपटॉप के साथ GPS कनेक्ट करना है, एक पोर्ट तो उसके लिए चला गया। दूसरा पोर्ट बताया गया यहाँ पे स्कैनर, जब आप यूसेल यूज करेंगे तो आपको प्रिंटर भी यूज करना होगा क्योंकि रसीद भी तो प्रिंट करेंगे, स्कैनिंग भी करेंगे। आइरिस स्कैनर, आइरिस फिंगरप्रिंट भी आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट होना चाहिए क्योंकि स्कैन हो गया आइरिस से तभी आपका आधार यूसेल लॉगिन होगा। और मॉनिटर प्लग इन थ्रू USB पोर्ट, अगर आपके पास लैपटॉप है तो मैं आपको बता देता हूँ आपको कितने कितने पोर्ट की आवश्यकता पड़ने वाली है। 2 तो इनबिल्ट आपके लैपटॉप में पोर्ट होते हैं, अब आपको 4 पोर्ट वाला अलग से एक USB हब परचेज कर लेना है। टोटल कितने पोर्ट हो गए? 6। एक में आपका GPS कनेक्ट रहेगा, एक में आपका आइरिस डिवाइस कनेक्ट रहेगा, ठीक है। जब आप अपना आधार यूसेल लॉगिन करते हैं तो 24 घंटे में आपको एक बारी GPS कनेक्ट करना होता है। जैसे ही आपने
जीपीएस को कनेक्ट किया, आप उसको जीपीएस को सेव कर लीजिए। फिर आपको 24 घंटे तक जीपीएस कनेक्ट करने की दोबारा से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस जीपीएस का कोई काम नहीं है। एक बार जीपीएस कनेक्ट किया, जीपीएस सेव किया, फिर आपको उस पोर्ट को निकाल देना है। मतलब जीपीएस का वो पोर्ट कितने 5 से 7 मिनट आपको यूज में रखना है, उसके बाद निकाल देना है। फिर उसके बाद अपने आधार यूजर पे आप कंटिन्यू वर्क कर सकते हैं। पहला तो ये। दूसरा दोस्तों पोर्ट आइरिस स्कैन। आपको केवल आधार मशीन जब लॉगिन करनी है तब आइरिस स्कैन वाला पोर्ट यूज करना है। आधार मशीन आपने लॉगिन की, फिर आपको क्या आइरिस वाला पोर्ट अपने सिस्टम से हटा लेना है। कस्टमर का फिंगरप्रिंट के माध्यम से आप आधार अपडेट कर सकते हैं। अब आपको सिस्टम के साथ आधार यूजर मशीन चलाते समय क्या डिवाइस कनेक्ट करके रखने, एक तो फिंगरप्रिंट, एक प्रिंटर। अगर आप कीबोर्ड यूज करते हैं तो कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं, माउस यूज करते हैं तो माउस कनेक्ट कर सकते हैं। ये 4 पोर्ट तो उसमें लग जाएंगे जो आपने एक्सटर्नली मल्टीपल हब परचेज किया है, तो इन्हीं से दोस्तों आपका काम चल जाएगा। जो आपको लगता है इस डिवाइस का मेरे सिस्टम में अभी वर्क नहीं है, तो उस डिवाइस को आप निकाल दीजिए। जैसे कि आपको लगता है मैं अभी करंट में जीपीएस का यूज नहीं कर रहा हूँ, उस पोर्ट को निकाल दीजिए। आपको लगता है मैं आइरिस डिवाइस का यूज नहीं कर रहा हूँ, उसको निकाल दीजिए। आपको लगता है फिंगरप्रिंट डिवाइस का यूज आप नहीं कर रहे हैं, उसको आप निकाल दीजिए। वेब कैमरा कोई आपको अलग से इंस्टॉल करना नहीं है, लैपटॉप में इनबिल्ट वेब कैमरा आता है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक प्रोसेस समझ आ गया होगा। तो दोस्तों जैसे कि आज की वीडियो में आपने देखा है, अगर आप भी आधार का कार्य लेना चाहते हैं, गाइडलाइन और स्पेसिफिकेशन के तहत आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।